आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि डायरेक्ट में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने ये स्लाइड्स रखी हैं जो कि हमने डिस्कस कर ली हैं कि आप एड्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हो, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन कर रहे हो या फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन कर रहे हो, डाइज की किसी मेटल लाइन पे काम कर रहे हो। तो क्या है कि आपको कुछ पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज़ करने होते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर्स स्टडी किए थे। जिसमें सिलेक्शन ऑफ डाई भी था, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एड्जॉर्बेंट और उनके पार्टिकल साइज भी सिलेक्ट किए थे, जो कि हमने नेक्स्ट पैरामीटर स्टडी किया। नेक्स्ट में हमने सॉल्यूशन पीएच का इफ़ेक्ट देखा कि एसिडिक होनी चाहिए या बेसिक होनी चाहिए, मैक्सिमम रिजल्ट कहाँ पे आते हैं। फिर उसके अंदर हमने पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज को भी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पे हमने एड्जॉर्बेंट डोज, जो आपका सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है या जो भी बायोजॉर्बेंट है या कैटालिस्ट है, हमने उसके इफ़ेक्ट को देखा, वो कितने ग्राम और मिलीग्राम में लेना चाहिए ताकि हमारे पास ऑप्टिमम रिजल्ट आए। नेक्स्ट पे हमने कॉन्टैक्ट टाइम, एक्सपोजर टाइम या एड्जॉर्प्शन टाइम, इसको डिस्कस किया। इसको ब्रीफली हमने देखा ये क्या होता है, ये कौन सा टाइम काउंट होता है और इसका एक्सपेरिमेंट कैसे रन करवाया जाता है, इसके रिज़ल्ट क्या हैं। डाई कंसंट्रेशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद हमने सॉल्यूशन टेम्परेचर को भी डिस्कस किया। ये सारे पैरामीटर्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो भी मेथड है, एडवांस ऑक्सीडेशन मेथड या एड्जॉर्प्शन मेथड या फोटोलाइटिक या फोटो कैटालिटिक, इन सब में ये सारे पैरामीटर्स आपको हर पेपर में ऑलरेडी रिपोर्टेड मिलेंगे और ये हर पेपर में यूज़ होते हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं। आपको इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरी रिसर्च फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन पे है तो मैं ये पैरामीटर स्टडी करूँ या ना करूँ। तो ये बेसिक पैरामीटर्स हैं, हर प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जो वो प्रोसेस जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है। इन सब की वीडियोस ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, काइंडली आप उनको चेक कर लें। अगर आपने कोई वीडियो स्किप कर दी है या पैरामीटर आपसे स्किप हो गया तो काइंडली आप पिछली वीडियोस को चेक कर लें। इन पैरामीटर्स को स्टडी करने के बाद हम एक्सेल शीट की तरफ हमने मूव किया था, जिसमें हमने तमाम पैरामीटर्स की आपके सामने ग्राफ प्लॉट किए थे, सीई डिटर्मिनेशन की थी। एक्सेल शीट जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये आपके थीसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि आपको जो रिज़ल्ट आए हैं आपने उनको समराइज़ करना होता है, एक टेबुलेटेड फॉर्म में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाना होता है उन पे। तो ये पैरामीटर सीई डिटर्मिनेशन, उनके ग्राफ हमने लास्ट वीडियोस में भी देख चुके हैं। उसके बाद काइनेटिक्स भी हमने डिस्कस की, जिसमें हमने डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स डिस्कस किए हैं और ये टेबल कैसे बनाया जाता है और ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। इन ग्राफ के बाद जो कैलकुलेशंस होती हैं स्लोप इंटरसेप्ट से, हम उनको भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि आप काइंडली वो वीडियोस देख लें। आइसोथर्म्स में भी हमने ये उनका टेबल कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने डिफरेंट ग्राफ और उनकी कैलकुलेशंस हमने कैलकुलेट की और कैलकुलेशंस करने के बाद हमने आइसोथर्मोकाइनेटिक डिस्कस करने के बाद थर्मोडायनेमिक्स पे चले गए। और थर्मोडायनेमिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिसर्च और थीसिस। आप इसको अगर स्किप करके चलना चाहेंगे तो वो इम्पॉसिबल होगा। थर्मोडायनेमिक्स में जो वांट ऑफ फ्लोट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन सब वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन यह है कि आपने अगर आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम है तो आप इस पे चाह रहे हैं कि आपको प्रॉपर प्रोसीजर पता चले, इसकी एक्सेल शीट कैसे बनानी है या थीसिस कैसे लिखना है, ये कौन सी चीज़ें पेपर में थीसिस में होनी चाहिए, तो आपने आई रिकमेंड कि आप पिछली पूरी वीडियोस इसकी देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ डेवलप्ड प्रोसीजर विद टैप वाटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको एक दफ़ा क्लैरिफिकेशन हो जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं और आज हम चीज़ें कौन सी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ डेवलप्ड प्रोसीजर विद टैप वाटर। तो आपके सामने ये एक पेपर खोला हुआ है जो कि सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में रिसेंट पब्लिकेशन है।
रिसेंट पेपर इसलिए मैं लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि अभी भी इन टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के टॉपिक में। अभी रिसेंटली ये पब्लिश हुआ है 2023 का, और इसकी DOI आप चेक कर सकते हैं। इसको आप इस जर्नल की वेबसाइट पे जाके भी इसको आप चेक कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन मॉडलिंग एंड थर्मोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्वर आयन ऑन टू लो रैंक पाकिस्तानी कोल। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पूरी प्लेलिस्ट, एक्सेल शीट और ये सारी चीज़ें मेटल आयंस के लिए भी एप्लीकेबल हैं और डाइज के लिए भी एप्लीकेबल हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने एक मेटल आयन का पेपर लेके आई हूँ और साथ में उसके ये कुछ डाइज के पेपर हैं जिसमें क्रिस्टल वाला डाई आ जाती है। तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट, ये पूरे प्रोसीजर्स आप मेटल आयंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इनमें उनको लो रैंक पाकिस्तानी कोल यूज़ किया गया है सिल्वर आयन के एड्जॉर्प्शन के लिए। एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है इनमें, अगर आप देखें तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। इनमें क्या होता है, एड्जॉर्प्शन प्रोसीजर हमने पहले देखा, उसके लिए परसेंटेज एड्जॉर्प्शन का फार्मूला यहाँ पे कंसंट्रेशन की फॉर्म में, हमने एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में लगाया। तो एब्जॉर्बेंस भी ओके है। अगर आप एब्जॉर्बेंस का नहीं लगाना चाहते तो एब्जॉर्बेंस की जगह कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ पुट कर दें। और कंसंट्रेशन की वैल्यू आपके पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नहीं आती बल्कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आती हैं। उसमें आप एब्जॉर्बेंस नहीं मेजर करते स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, बल्कि आप उससे कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। इसमें ये देखें, इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एसिड कंसंट्रेशन है। जैसे मैंने आपको कहा कि डिफरेंट पेपर्स में आपको डिफरेंट हेडिंग्स मिलेंगी। तो हमने ये जो अभी पैरामीटर हमने देखा इफ़ेक्ट ऑफ पीएच, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्यूशन पीएच या पीएच को उन्होंने इन्फ्लुएंस ऑफ एसिड कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखा है। तो इसका भी यही मतलब है, एसिड कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना, उसका भी यही मतलब होता है कि इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन पीएच, क्योंकि सॉल्यूशन पीएच में भी एसिडिक और बेसिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक हो गया। और इफेक्ट ऑफ वेट भी हमने डिस्कस कर लिया है, एड्जॉर्बेंट का वेट का इफेक्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है, और इक्विलिब्रियम टाइम जिसको कॉन्टैक्ट टाइम कहते हैं हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इनके ग्राफ्स भी आपके सामने हैं। काइनेटिक एक्सप्लेनेशन में भी हम डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ये यहाँ पे मॉरिस वेबर मॉडल है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, यहाँ पे इनका हिचनबर्ग प्लॉट है और सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। और हमने इसकी आइसोथर्म्स में अगर चले जाएं तो हमारे पास सिल्वर आयन कंसंट्रेशन यानी कि डाई कंसंट्रेशन हमने स्टडी किया है। यहाँ पे मेटल आयन कंसंट्रेशन है, तो हम इसी पैरामीटर को भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट आइसोथर्म मॉडल भी डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंडलिक आइसोथर्म मॉडल यहाँ पे है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद ये लैंगमर आइसोथर्म है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हमने डिस्कस कर लिया है। DR प्लॉट है यहाँ पे जो कि आइसोथर्म में आते हैं, हम इनको भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आई रिकमेंड कि आप उनको काइंडली चेक कर लें। इफेक्ट ऑफ डाइवर्स आयंस, ये वाला टॉपिक हमारा अभी रहता है, हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। और आज का जो मेन टॉपिक था हमारा वो यही है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ डेवलप्ड प्रोसीजर विद टैप वाटर को स्टडी करना। आपको हेडिंग से कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि हम सारा प्रोसीजर टैप वाटर जो कि आम पानी हमारे पास लैब में अवेलेबल होता है, ये घरों में जो आता है फ़िल्टर वाला पानी नहीं, ये ना ही डिस्टिल वाटर लेना है हमने, बल्कि हमने प्योर टैप वाटर लेना है जिसको प्योरीफाई ना किया गया हो। टैप वाटर में कुछ लोग आपके अगर माइंड में हो तो लैब्स में डिस्टिल वाटर यूज़ किया जाता है, क्योंकि लैब में जो टैप वाटर होता है वो इतना प्योर नहीं होता। उसमें समवट कुछ केटाइंस होते हैं, कुछ एनाइंस होते हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं, जिनकी वजह से वो पीने के काबिल नहीं रहता। घरों का पानी कुछ जगहों पे आपको क्लीन मिलेगा, कुछ जगहों पे आप जो है देख रहे होंगे कि कुछ लोग फ़िल्टर का पानी भी यूज़ करते हैं या कुछ नेस्ले वगैरह का पानी यूज़ करते हैं, तो इसीलिए क्योंकि वो प्योरीफाइड होता है। तो हम एक्चुअली एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं। एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हमने ये देखा है कि एक ऑप्टिमम कंडीशंस अप्लाई करने पे हमारे पास डाई या मेटल आयन मैक्सिमम एड्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, हमने उसमें सारे सोल्यूशन बनाने के लिए डिस्टिल वाटर यूज़ किया है। लेकिन अब ये जो हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं इसमें हमने डिस्टिल वाटर यूज़ नहीं करना। जितने भी सोल्यूशन बनने हैं पीएच के, डाई के या जो भी है, हमने उन सब में टैप वाटर यूज़ करना है। टैप वाटर को यूज़ क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टैप वाटर में डिफरेंट केटाइंस और एनाइंस मौजूद होते हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं।
हम अपने एड्सॉर्बेंट की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कि वो कितना एफिशिएंट है, कि वो डिफरेंट एनाइंस और केटाइंस की मौजूदगी में भी डाई को एड्सॉर्ब करता है या नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हमने पहले आइडियल कंडीशन अप्लाई की हैं, डिस्टिल वाटर यूज़ किया है। अगर इसी एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस को, जो मैंने आपसे वाइवा में भी, जो वाइवा में क्वेश्चन होते हैं उसकी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उसको भी चेक कर लें कि वाइवा या थीसिस वाइवा के दौरान कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपके काम की वर्थ क्या है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो आप उसमें ये आपने अगर लैब में ये पूरी प्लेलिस्ट चेक की है, उसमें सारे पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज़ किए हैं, तो आपको आइडिया हुआ होगा कि हमने सारी की सारी आइडियल कंडीशंस अप्लाई की हैं, जो कि नॉर्मल जो वाटर प्लांट लगे होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में जो लगे भी हैं, उनमें ऐसी आइडियल कंडीशंस नहीं होती। उसमें क्या होता है, हमने लैब में तो 10 ppm का सोल्यूशन बना लिया जी, उसको एब्जॉर्ब करवा लिया, सारे का सारा डिस्टिल वाटर यूज़ कर लिया। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वहाँ पे 10 ppm का सोल्यूशन तो नहीं ना होता, 10 ml वॉल्यूम तो नहीं ना वो यूज़ करते, वो तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को प्योरीफाई करते हैं, जिसमें डिफरेंट अदर एनाइंस और कैटाइंस भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो सिलेक्टेड एड्सॉर्बेंट है वो जस्ट आइडियल कंडीशंस में मैक्सिमम रिजल्ट नहीं देता, बल्कि अगर उसको टैप वाटर के साथ भी ट्रीट करवाया जाए, यानी कि टैप वाटर की मौजूदगी में सॉल्यूशन बनाए जाएं, डिफरेंट अनाइंस और कैटाइंस भी मौजूद हों, फिर भी उसकी इतने % एफिशिएंसी आती है। ठीक हो गया, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम ये एप्लीकेबिलिटी विद टैप वाटर वाला एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाह रहे हैं। आपके सामने मैंने ये 3 पेपर खोले हुए हैं, जिसमें हर पेपर में उन्होंने डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके इस प्रोसेस को स्टडी किया है। तो आपने जो आपकी अभी तक ऑप्टिमम कंडीशंस आई हैं, मिसाल के तौर पे आपकी ऑप्टिमम pH 4 आई है, आपने pH 4 का सोल्यूशन बनाना है, डिस्टिल वाटर कहीं भी यूज़ नहीं करना। हत्ता कि जो आपने स्टॉक सोल्यूशन बनाया है ना डाई का, वो भी अब आपने दोबारा बनाना है टैप वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर में नहीं बनाना। जो इस प्लेलिस्ट के स्टार्ट में मैंने जो आपसे कहा था कि आपने 1000 ppm स्टॉक सोल्यूशन बनाना है, अब आप वो हमने डिस्टिल वाटर में बनाया था। अब चूँकि टैप वाटर में 1000 ppm तो नहीं ना यूज़ होने वाला, आप टोटल वॉल्यूम इतना तो नहीं यूज़ होगा, तो आप 250 ppm का सोल्यूशन बना लें स्टॉक, ताकि ज़्यादा डाई जो है वो डिस्कार्ड ना हो, वो ज़ाया ना हो, क्योंकि लैब में ये भी काफ़ी रेयर होते हैं, कभी कभार ये मिलते नहीं है या कॉस्टली होते हैं इस वजह से। तो हर चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करके चलना है आपने। आपने क्या करना है कि 1000 ppm स्टॉक सोल्यूशन बनाने की बजाय अब आपने 250 ppm का स्टॉक सोल्यूशन बनाना है। 1000 ppm स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए हम 1 ग्राम ऐड करते थे डाई का 1000 ml टोटल वॉल्यूम करने के लिए, तो 1000 का हाफ करेंगे तो 500 ppm है, तो अमाउंट भी हाफ हो जाएगी, यानी कि 0.5 ग्राम हम ऐड करेंगे। फिर 500 का हाफ करेंगे 250 हो जाएगा। ठीक है, तो उधर से 0.5 ग्राम का भी हाफ करेंगे तो 0.25 ग्राम, यानी कि आपने ऐड करना है डाई का या जो भी आप मेटल लाइन यूज़ कर रहे हो 250 टोटल वॉल्यूम करने के लिए। तो आपके पास ये जो 250 ml टोटल वॉल्यूम करने के लिए आप उसके अंदर जो वाटर ऐड करेंगे वो होगा टैप वाटर, डिस्टिल वाटर नहीं होगा। अब ये आपके पास हो गया स्टॉक। अब इस स्टॉक से आपने अपनी डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है उस कंसनट्रेशन का जो आपकी ऑप्टिमम आई थी। फॉर एग्जांपल आपने pH आपकी ऑप्टिमम आई है 3, यहाँ पे मैं ये पेपर रख रही हूँ, यहाँ पे इनकी सोल्यूशन pH है 3। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी यह सारी ही कंडीशन है, तो आप क्या करोगे, आप pH 3 का सोल्यूशन बनाओगे। ठीक है, 10 ml में ही बनाना है। अब आपने स्टॉक आपने 250 ml बना लिया, उससे फर्दर जितने भी सोल्यूशन बनाने हैं वो 10 ml के ही बनाने हैं। ठीक हो गया, आपने pH 3 का सोल्यूशन बनाना है और कितनी ppm का बनाना है, यहाँ पे उनकी इनिशियल डाई कंसनट्रेशन जो ऑप्टिमम आई है वो 30 ppm आई है। ठीक है, यानी कि आपने
250 ppm स्टॉक सॉल्यूशन से जो आपने टैप वाटर के साथ प्रिपेयर किया है, आपने उसमें से 30 ppm का सॉल्यूशन बनाना है जिसकी pH 3 हो। pH 3 का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वीडियोस अपलोडेड हैं इसी चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो 10 ml में बनाना है, ppm कंसंट्रेशन यानी कि उसकी 30 ppm होनी चाहिए। वही फार्मूला लगाएंगे, स्टॉक इज इक्वल टू रिक्वायर्ड यानी कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2, सॉरी c1v1 इज इक्वल टू c2v2। c1 स्टॉक है हमारे पास जो कि 250 है और v1 हमने मालूम करना है, c2 हम 30 ppm का बनाना चाह रहे हैं, ये रिक्वायर्ड है। v2 जो वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में बनाना चाह रहे हैं, 10 ml या 20 ml। 10 ml में बनाना चाह रहे हैं तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू v1। तो जितना इसका आंसर आएगा उतने ml आपने 250 ppm स्टॉक सॉल्यूशन से लेके आपने टोटल वॉल्यूम 10 कर देना है। और उसके लिए आपने pH 3 का सॉल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर भी टैप वाटर ही यूज़ करना है। ये बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर सॉल्यूशन जब प्रिपेयर हो जाएगा pH 3 का और 30 ppm कंसंट्रेशन का, यानी कि जो आपकी ऑप्टिमम आई है, यहाँ पे मैं इसको भी लेके चल रही हूँ, फिर आपकी जो कंडीशंस होंगी आप उसको अप्लाई कीजिएगा। फिर आपने इसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है उसी लैम्डा मैक्स पे जिस पे आप पहले करते आए हैं, जो कि आपके डाई की सिलेक्टेड या ऑप्टिमम लैम्डा मैक्स है। आप उस लैम्डा मैक्स पे इसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे जिसको आप AI कहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप इसके अंदर ऑप्टिमम एड्जॉर्बेंट डोज ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑप्टिमम एड्जॉर्बेंट डोज 0.6 ग्राम है। आपकी जितनी ऑप्टिमम डोज आई है आप उतनी डोज ऐड कर दोगे। उसके बाद अगेन वही सारा प्रोसीजर है, 5 मिनट की शेकिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमम टाइम प्रोवाइड करना है। ऑप्टिमम टाइम कितना, यहाँ पे 90 मिनट्स हैं इनके, ये इनके ऑप्टिमम मिनट या ऑप्टिमम टाइम आया इनका। आपके जितने ऑप्टिमम टाइम है 30 मिनट्स 40 मिनट्स, आप उतना टाइम उसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। यहाँ पे सारी कंडीशंस आपने अप्लाई कर दी। एक कंडीशन रह गई जो कि है टेम्परेचर की। यहाँ पे इनका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम है। इट मीन्स कि जब आप सॉल्यूशन बनाना शुरू करोगे 30 ppm का, उसी टाइम आपने बीकर को हॉट प्लेट पे रख देना है। सारा प्रोसीजर हॉट प्लेट के ऊपर रख के करना है ताकि उसका टेम्परेचर 50 रहे। जो आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम है, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर आया है, तो आजकल वैसे भी रूम टेम्परेचर जो है विंटर सीजन में इतना राउंड अबाउट 22 23 इतना होता है, तो आप रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हो। समर में यूजली वो 30-35 तक हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसी पे सारा रिएक्शन करना है। सॉल्यूशन भी उसी पे बनाना है, हॉट प्लेट पे रख के बीकर को, शेकिंग भी उसी पे रख के बीकर को आपने, या उसको ज़रूरी है तो शेकिंग वैसे नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल हॉट प्लेट के ऊपर बीकर को रख के, तो आप शेकिंग ट्यूब उसमें ऐड करके उसकी शेकिंग कर सकते हो। उसके बाद उसको दोबारा जितने मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम है उतने मिनट आप उसको हॉट प्लेट पे दोबारा रख दो और उसका टेम्परेचर भी सेट करो। जब ये सारा टेम्परेचर भी सेट हो जाएगा, कॉन्टैक्ट टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने उस सॉल्यूशन को लेना है और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ऐड कर देना है। यानी कि उसमें उसके अंदर जो एफ एंड ऑफ ट्यूब्स है उनके अंदर रख देना है और उसको सेंट्रीफ्यूग करना है 3 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, जो आपको सूटेबल लगता है। और उसकी स्पीड 4000 RPM होनी चाहिए, ठीक हो गया। 4000 कर लें या आप 100 पे भी करेंगे तो वो डेट्स इनफ। अगर आप क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन पे डिपेंड करता है कि वो हाई क्वालिटी की है या लो क्वालिटी की, वो उसकी स्पिनिंग किस तरह हो रही है, ठीक हो गया। और जब आप इसकी स्पिनिंग करवा दोगे देन आपने इसको माइक्रो पिपट की मदद से सॉल्यूशन को पिपट आउट करना है। वही प्रोसीजर है जो हम पिछले पैरामीटर्स में करते आए हैं, जस्ट हमने डिस्टिल वाटर की जगह टैप वाटर यूज़ किया, बाकी कोई भी चेंज इसमें नहीं है। जब आप उसको पिपट आउट करोगे उसके बाद आपने उसको क्यूबेट के अंदर ऐड करके उसकी अगेन फाइनल एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है, ठीक हो गया। जब फाइनल एब्जॉर्बेंस आप मेजर करोगे, इनिशियल और फाइनल एब्जॉर्बेंस को फार्मूला में पुट करना है। वही फार्मूला परसेंटेज रिमूवल इट इज़ इक्वल टू AI माइनस AF डिवाइडेड बाई AI मल्टीप्लाई बाई 100। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पैरामीटर्स में, ये इसका पूरा प्रोसीजर भी और इसका फार्मूला भी और कैलकुलेशन भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि आप काइंडली उन वीडियोस को चेक कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये देखें हमने सारी एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिवाइड प्रोसीजर विद टैप वाटर के साथ
कंडीशंस यहाँ पे लिखती हैं कि सैम्पल सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन टैप वाटर। ये मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे हमने टैप वाटर यूज़ करना है, डिस्टिल वाटर कहीं भी यूज़ नहीं करना। इवन कि अपरेटस धोने के लिए भी डिस्टिल वाटर यूज़ नहीं करना आपने। ठीक हो गया। pH 2 यानी कि जो ऑप्टिमम कंडीशंस है ना आपने वो सारी ऊपर लिख दी। उसके बाद इसकी कंसनट्रेशन, कितनी कंसनट्रेशन का सोल्यूशन बनाया था आप वो लिख दें। इनिशियल एब्जॉर्बेंस उसकी इतनी थी, फाइनल इतनी थी, परसेंटेज रिमूवल इतनी है। अब आप ये CE डिटर्मिनेशन का वही अगेन फार्मूला है। आप क्या करेंगे, डाई कंसनट्रेशन इसकी 20 ppm आपने सोल्यूशन बनाया तो 20 के अंदर कितने ppm के सोल्यूशन और आते हैं। 5 ppm का भी आता है, 10 का भी आता है, 15 का भी है, 20 का भी है। तो आप उन सब डाई कंसनट्रेशन की इनिशियल एब्जॉर्बेंस भी निकाल लोगे। उसके बाद आपने ग्राफ प्लॉट करना है इनिशियल एब्जॉर्बेंस और कंसनट्रेशन का। ठीक हो गया। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपने इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट निकालनी है। और यहाँ पे CE का आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने AF की वैल्यू को डिवाइड करना है इस स्लोप की वैल्यू के साथ, तो आपके पास CE आ जाएगा। ये CE डिटर्मिनेशन की कंप्लीट डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर्स की CE डिटर्मिनेशन ये की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, स्किप कर दी है, तो फिर आपको इस ग्राफ की समझ नहीं आएगी। तो आई रिकमेंड कि आप काइंडली इस वीडियो को एक दफ़ा चेक कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। इस ग्राफ CE डिटर्मिनेशन का ग्राफ या टेबल आगे यूज़ नहीं होना। अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाना चाह रहे तो इट्स ओके। आप जस्ट परसेंटेज रिमूवल से हमें इसका लेना देना है। इसकी कोई ऐसा कैलकुलेशन या ये वो नहीं है। ये एक छोटा सा पैरामीटर होता है जो हम करते हैं हर पेपर में। तकरीबन आपको मिलेगा और हर पेपर में यही होगा कि हम ये क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। हम इसलिए स्टडी करना चाह रहे हैं कि हम एड्जॉर्बेंट की एफिशिएंसी को चेक कर सकें कि क्या वो टैप वाटर के साथ भी अच्छे रिजल्ट देता है या नहीं देता। टैप वाटर के साथ और डिस्टिल वाटर के साथ उनका रिजल्ट थोड़ा सा वेरिएट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर डिस्टिल वाटर के साथ उसकी 98% रिमूवल आ रही है तो पॉसिबिलिटी है कि टैप वाटर के साथ उसकी 92% आए या 90 आए। यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। वो इसलिए आएगा कि टैप वाटर के अंदर कैटाइंस और एनाइंस मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। वो वाटर ड्रिंकेबल नहीं होता, वो प्योर नहीं होता, जिसकी वजह से वो कैटाइंस और एनाइंस इंटरफेयर करते हैं एड्जॉर्बेंट की सरफेस और डाई के इंटरेक्शन के दरमियान, उनको इंटरफेयर करते हैं। डाई मॉलिक्यूल्स को जब फ्री स्पेस नहीं मिलेगी डिफरेंट एनाइंस और कैटाइंस की मौजूदगी में, तो वहाँ पे परसेंटेज थोड़ी बहुत कम आएगी। लेकिन हमारा फिर भी यही पॉइंट रहना चाहिए कि परसेंटेज आल्दो कम हुई है लेकिन इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि आपका मतलब डिस्टिल वाटर के साथ वो 98 आ रही है तो आपके टैप वाटर के साथ बिल्कुल ही 40 या 30% हो जाए। तो अगर इतनी आ रही है तो इट मीन्स कि आपका एड्जॉर्बेंट इतना एफिशिएंट नहीं है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके सामने रिजल्ट रखती हूँ अगर, तो ये है एप्लीकेबिलिटी। और इन्होंने सारी कंडीशंस अप्लाई की हैं। उन्होंने कहा है कि डिफरेंट एनाइंस और कैटाइंस के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम टैप वाटर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसकी जो मेथडोलॉजी है वो टैप वाटर के साथ सारी कंप्लीट प्रोसेस किया गया है। इसमें हमने ये कंडीशंस अप्लाई की हैं। तो इनकी जो परसेंटेज रिमूवल आई है टैप वाटर के साथ वो 72% आई है। इट इज़ नॉट बैड। वो कहते हैं ना कि 60 नंबर वाला जो है उसका फिर भी ए ग्रेड होता है, तो ये 60 से तो अबव ही है। ठीक है, लेकिन ट्राई करेंगे 70% से आपकी परसेंटेज रिमूवल विद टैप वाटर कम ना हो। 70 से कम नहीं जानी चाहिए। बाकी आपके जो रिज़ल्ट अगर 70 से कम आ रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंट दोबारा रन करें। ठीक हो गया। यहाँ पे ये जो पहला पेपर है इसमें हमने एप्लीकेबिलिटी सारी कंडीशंस इन्होंने भी अप्लाई की। इनकी जो रिमूवल एफिशिएंसी है सिल्वर आयन की वो 94% है। यानी कि इन्होंने सिंगल स्टेप यानी कि एक दफ़ा ये रिएक्शन किया तो इनकी 94% आई। तो इन्होंने इसका कंक्लूजन ये निकाला, इट इंडिकेट दैट डिवेल्प्ड प्रोसीजर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डीकंटेमिनेशन और रिमूवल ऑफ सिल्वर आयन फ्रॉम सच मैट्रिसेस। यानी कि इस तरह के जो टैप वाटर या ओपन सिस्टम होता है हम उसमें भी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी कंक्लूजन है क्योंकि इनके इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं, 94% रिमूवल हुई है। एक और पेपर मैं आपके सामने रखती हूँ, इसमें है करंट प्रोसेस वाज आल्सो अप्लाइड विद टैप वाटर टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ। वही एनाइंस और कैटाइंस के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए ये टैप वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्होंने भी सारी कंडीशंस अप्लाई की। इसमें इन्होंने नेम्स मेंशन कर दी हैं कि कैटाइंस और एनाइंस क्या हैं। ये डिसैलिनेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट में ये पेपर है आपके सामने, ये ऊपर जर्नल का नेम लिखा हुआ है, MN इकबाल एट आल। ये 2022 का पेपर है, रिसेंट पेपर ही है।
तो फास्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, कैल्शियम, पोटाशियम आयंस, इस तरह के जो आयंस हैं वो वाटर में मौजूद होते हैं, जो कि इंटरफेयर करते हैं डाई के साथ, एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ, ताकि एफिशिएंसी को कम कर सकें। लेकिन एफिशिएंसी इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि वो टोटली थोड़ा सा ऐसे लगे कि एड्जॉर्बेंट की एफिशिएंसी बहुत कम है। यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट डाई एड्जॉर्प्शन करवाई हुई है कोरिएंडम सैटिवम में, और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो 75% के करीब हैं, वो भी अच्छे रिजल्ट हैं। विच शो डैट कोरिएंडम सैटिवम सीड्स CSS इज़ अ पोटेंशियल एड्जॉर्बेंट फॉर रिमूवल ऑफ CV डाई फ्रॉम वेस्ट वाटर, CV फॉर क्रिस्टल वायलेट। ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि टैब वाटर का एक्सपेरिमेंट आप बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और ये आपके एड्जॉर्बेंट की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को शो करता है। अगर आप ये पैरामीटर स्किप करते हो तो समटाइम्स रिव्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके पेपर का जब रिव्यू किया जाता है तो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप एप्लीकेबिलिटी विद टैब वाटर का एक्सपेरिमेंट इसमें इंक्लूड करें। तो अभी से आपको सारी कंडीशंस भी मैंने बता दी हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर भी एक्सप्लेन कर दिया है, इसके रिजल्ट भी बता दिए हैं, डिफरेंट लिटरेचर के साथ हमने इसको कंपेयर भी कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। इसमें अगर आपका कोई फर्दर कोई क्वेश्चन हो माइंड में, कोई आपके या मेरे से कोई बात स्किप होगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक ये बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जस्ट आपने क्या करना है, जितने सोल्यूशन डिस्टिल वाटर में बनाए थे ना, आपने अब वो सारे के सारे टैब वाटर में बना देने हैं, और बाकी सारा सेम प्रोसीजर वही है जो हमने डिफरेंट पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ किया था। ठीक हो गया। और परसेंटेज निकाल लेनी है, उसका फार्मूला भी हम स्टडी कर चुके हैं। ये एक छोटा सा पैरामीटर हमारा रह गया था, जो हमने पैरामीटर पहले स्टडी किया तो ये एक्सेल शीट पहले डिस्कस करने का ये पॉइंट था कि आपको जैसे ही पैरामीटर डिस्कस किए हैं, एक्सेल शीट अभी डिस्कस कर दूँ आपके साथ ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। एक्सेल शीट के बाद अब हम इस पैरामीटर की तरफ आए हैं। ये आपके प्रोसेस आपने लाजमी करना है ये, और एक्सेल शीट में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रीजनरेशन स्टडी और डीजॉर्प्शन स्टडी। ये दो चीज़ें हमारी रह गई हैं, हम इनको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। और इसके अलावा डिफरेंट अदर पॉइंट्स भी हमारे रहते हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, और हाईलाइट्स आ जाती हैं। इसके अलावा मैकेनिज़्म रह जाएगा हमारा, मैकेनिज़्म ऑफ एड्जॉर्प्शन स्टडी करने वाला, डिफरेंट एड्जॉर्बेंट्स के, जिसमें बायोजॉर्बेंट भी है और हाइड्रोजेल्स भी आ जाते हैं, कैटलिस्ट भी आ जाते हैं। हम तो बेसिक मैकेनिज़्म जो है ना हम वो डिस्कस करेंगे, जो कि हर एड्जॉर्बेंट और हर डाई मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल होगा। बाकी आपका जो स्पेसिफिक डाई या स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट या हाइड्रोजेल है, उस पर भी वही मैकेनिज़्म अप्लाई होगा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को वीडियोस को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, और मज़ीद आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप को ज़रा से भी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकियों तक भी पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।